अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, क्या महसूस कर रहे हैं, पहले ये बताएं। देखिए, मैं इस किस्म के बहरानों का आदी हो चुका हूँ। मैंने बहुत ऐसे फेजेस देखे हैं। ये दरअसल बड़ी लंबी कहानी है एक ऐसे मुआशरे की जो गुज़श्ता 75 साल से आ, वो कहते हैं ना कि राउंड एंड राउंड सर्कल्स में घूम रहा है बिला मकसद। अब तक हमने ना अपना सिस्टम का तयन किया, ना मंजिल का तयन किया। हम एक इंसानों के एक हजूम की समझ लीजिए, क्योंकि कौम तो है ही नहीं। हमने पहले दिन से सिवाय क्रिकेट के मैच के उस वक्त हम कौम के तौर पर सिर्फ बिहेव करते हैं, वरना हर तरह से ये कौम जो है कौमियत से मुकम्मल तौर पर आ रही है। और मैं जो आज आपसे बात करने चला हूं ना, वो मैं आपको हकीकत बताने चला हूं कि हमारी जो नस्ल थी, जो जनरेशन जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा था और जिसने पाकिस्तान टूटते हुए देखा और आज उसको बिखरते हुए देख रही है, उस जनरेशन ने इस मुल्क को खड़ा करने में बड़ी मदद दी है। यानी हमारी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फौज हो, अदलिया भी अपनी नाकामियों और वो जो हर किस्म की हरकतों के बावजूद उसने भी जस्टिस कॉर्नीलियस जैसे बंदे हमें दिए। और इसी तरह और बड़े बड़े नाम हैं। जस्टिस क्यानी थे, और फिर एक और हिंदू नाम के हमारे जज थे, बहुत बहुत मेरा नाम नहीं इस वक्त मेरे जहन में आ रहा, वो फौत हो चुके। तो यानी देखा जाए तो वो जाती तौर पर हमारे पास बंदे आए हैं, लेकिन हम कौम नहीं बन सके। और उसकी वजह जो है सिर्फ एक है, और वो है कि पहले दिन से जो हमारा हुक्मरानियत का स्टैंडर्ड था वो जीरो था। यानी कायदे आजम, इनफैक्ट पाकिस्तान बनते ही कायदे आजम, मुझे मैं तो बिल्कुल बच्चा था, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी की हर घड़ी को अपने जहन में बिठाया हुआ है। मुझे अब उस हिसाब से, मैं बिल्कुल बच्चा था 47 में जब हम पाकिस्तान आए थे, तो कायदे आजम 48 में जनवरी फरवरी में वो गए हैं बलूचिस्तान, और फिर ईस्ट पाकिस्तान गए, फिर फ्रंटियर गया पंजाब, बल्कि सबसे पहले पंजाब आए, क्योंकि पंजाब में वो सियासतदानों, जो मैंने कहा ना कि हमारी हुक्मरानियत का स्टैंडर्ड असल यहां से कायदे आजम को पता चल गया था, उस कैलिबर का, जो कायदे आजम के पाकिस्तान को जिसने हैंडल करना था या मिस हैंडल करना था। तो उन्होंने आते ही यहाँ दौलताने, गुरमानी और पता नहीं क्या क्या नाम थे, नवाब, ममदौट, अजीब अजीब किस्म की वो थी चीजें। यानी मैं बचपन का, मुझे अब तक याद है कि हम जिस घर में रहते थे, गार्डन टाउन, हमने उस वक्त घर लिया था, उसमें साथ वाले घर में एक और फैमिली थी, बड़ी बड़ी कोठी थी। तो वहां हम एक हिस्से में थे, तो बड़ी कोठी, उसमें जो बंदा रहता था वो उस वक्त, यानी ये मैं कोई 47 की बात नहीं, मैं उस वक्त 50 की दिहाई होगी, तो वो एक असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ था, पाकिस्तान की जो असेंबली पॉलिटिकल सियासतदान था, वो एक सूफी अब्दुल हमीद होते थे, उनके खानदान से था कोई ताल्लुक। तो उनके घर पे ट्रक आते थे, हम हैरान होते थे, और वो सामान उतर के उनके घर के अंदर चला जाता था। और तो फिर बाद में जब हमें पता चला कि वो जब सारा सामान जो था, उसमें जूतों के डब्बे होते थे, इतने पूरा ट्रक भरा था। ये मैं आपको असली तारीख, पाकिस्तान का आगाज बता रहा हूँ, लूटमार का। तो पता चला कि रिफ्यूजी कैंप्स के लिए जो सामान आता था वो ये सियासतदानों के घरों पर जाता था। मेरे पहला जो तासुर था ना, मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट इस मुल्क के बारे में, वो सियासत से नफरत के साथ पैदा हुई। ओ, मैं बताऊं, मैं प्राइमरी स्कूल में था उस वक्त, और जब मैं ये देखता था तो मुझे
अभी समझ तो नहीं थी, अभी तो बिल्कुल बच्चा था, लेकिन मैं सोचता था कि हम कहाँ आ गए। क्योंकि इंडिया में मुझे इतनी याद थी कि जो हमारी याददाश्तें थी, हमने कभी घर में किसी से गलत बात होते करते नहीं देखा था कभी भी। और हमें रहने का अंदाज हमारा था कि मैंने शायद आपसे जिक्र किया होगा, एक बग्गी होती थी हमारे बुजुर्गों की, मेरे अच्छा सर, वहां अगर पे सर हमारे। इजाजत है, सर अगर इजाजत है, अच्छा, मैं समझ गया। तो मैं जरा चला जाता हूँ। तो आज मैं आज सिर्फ आज यही कहूंगा आज कि सर मेरा आगाज जो था बड़ा मायूस कुन था। गुजारिश तो ये, अब आज सिर्फ सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं शमशाद साहब, कि शमशाद अहमद खान जिसका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है, 3 सॉल्यूशंस, 3 हल आपने इस मुल्क के बताने हैं, जो आपके मुताबिक हो तो ये मुल्क ठीक हो जाएगी, यहां से ट्रेजेक्टरी ठीक हो जाएगी। बात ये इतना आसान नहीं, अगर मुल्क एक तीन बातों से हो जाए। यानी पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में जितने सूबे हैं, 4 सूबे जो हैं, वो बहुत कम है जितनी आबादी है। क्योंकि एक सूबा जो पंजाब है, उसके बराबर यूनाइटेड नेशन में शायद 20 इंडिपेंडेंट मुल्क होंगे। तो हमें सबसे पहले, जो आज तक ये सियासतदान उस तरफ कभी नहीं आएंगे, मैं बता दूं। क्योंकि असल मसला जो है ना, आप हल की बात करते हैं, पहले मसला समझना है। सियासतदानों ने इस मुल्क को राजधानियां बनाया हुआ है, एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियादों पर। वो कभी नहीं जाने देते उस तरफ कि हम मुल्क को सूबों में डिवाइड करें, जिस तरह सारी दुनिया में है, जिस तरह इंडिया में है। इंडिया में वहां हर सूबा देखिए, वहां कम से कम 30-35 रियासतें हैं। और ईरान में भी 40-45 हैं। टर्की में 72 हैं। यानी जितने मुल्क हैं डेवलपिंग, जो तरक्की करते हैं मुल्क, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। यहाँ आज तक पंजाब जो है, इसको बनाया हुआ है हवा। ये छोटे सूबों पर एक जाइंट बन के बैठा हुआ है, दूसरों के ना हकूक देता है। असल चीज ये है कि पहला मसला जो है ना हमारा, वो सब ये है कि सूबों के दरमियान एक इक्विटेबल जो है ना, वो तकसीम होनी चाहिए। ये जो जिस किस्म के इन्होंने आयन शाइन बनाए हैं, मैं इस आयन को मानता नहीं हूं कभी भी। क्योंकि ये उन चोरों ने बनाया था जो मुंतखब हुए थे 1972 इलेक्शन में, 70 इलेक्शन में, और जिन्होंने इनकार कर दिया था मशरक़ी पान। तो मकसद ये है कि सूबों का रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। और दूसरा सबसे जरूरी चीज ये है, रूल ऑफ लॉ बेस्ड गवर्नेंस करना कितने होगा। सूबे होने चाहिए बस पाकिस्तान, तकरीबन कितने सूबे होने चाहिए? मैं बताऊं, मेरे पास पूरी मैंने स्टडी करके रखी हुई है। मैं हैरत तो ये है कि ये नहीं कौम उस तरफ जाती। मैं स्टाफ कॉलेज वगैरह में जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, मैं आपके सामने रखूंगा। बल्कि मैं आपको भेजू, मेरा ख्याल भेज दिया मैंने आपको। तो वो आप दिखाइए, अगर मेरे साथ किसी वक्त बैठ के ना उस पर डिस्कशन कर देंगे। तो मैंने सूबों के नाम तक लिखे हुए हैं। अब ये चीजें जो है ना, ऐसे जरा मैं कुछ तमाशा तो नहीं लगा के बैठा मदारी की तरह कि मैं। और ये मुल्क के मसाइल इतने वो नहीं है कि एक मिनट में बात कर दूंगा तो मसला हल हो जाएगा। जब तक हम इस कौम में कौमियत नहीं पैदा होने देंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और इन जो सियासतदान हैं, इनके होते हुए नहीं होगा ये। बस ये मैं कह देता हूँ। ये लोग हर वक्त फौज को लताड़ते हैं। मैं बताऊं, मेरी बात सुन लीजिए आज। ये फौज 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 हमेशा से बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस रही है इन सियासत मुक्कार और अय्यार और करप्ट सियासतदानों से बचाने के लिए। इन्होंने आकर उन सियासतदानों से 58 में बचाया। मैं हमेशा खिलाफ हूं इन बातों के, मिलिट्री इंटरवेंशन के। मैं तो जमहूरियत का हमेशा रसिया रहा हूं। लेकिन बात यह है कि जब हमने 9 साल तक मुल्क का कानून आइन ना बनाया, मुल्क का कोई सिस्टम नहीं डिफाइन किया, और इंडिया ने 1950 में अपनी हर चीज सेटल कर ली थी, आयन बना दिया था, अपनी सिस्टेमिक रिफॉर्म्स कर ली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, फौज का रोल मुकर्रर कर दिया। हमने तो कभी फौज का रोल तक मुकर्रर नहीं किया, बल्कि फौज को हमेशा सियासतदानों ने पार्टनर बना के अपनी हमेशा कोशिश की। मगर फौज रियासत को बचाने की खातर इन सियासतदानों के सामने एक रुकावट बनी रही बड़े अरसे तक। अब जब पिछले यानी 2008 के बाद ये जरदारी और जलक्यानी का जब सिस्टम शुरू होता है, मेमो गेट जब से शुरू होता है,
जब जरदारी ने अमेरिका को दावत दी थी कि तुम हमारी फौज पर बर्तरी कर दो तो फिर जो कहोगे हम करेंगे, फौज की तकर्रियां भी जो हैं वो तुमसे पूछ के किया करेंगे, ये था मेमोगेट। लेकिन हमारी कौम इतनी बेशर्म कौम है कि ऐसे वाकयात होने के बावजूद भी हम इन सियासतदानों के लिए, अगर हमें उनके लिए अफसोस हो तो छातियां पीटते हैं या फिर फूल उन पे चढ़ाते हैं। तो ये बातें जब तक हम नहीं करेंगे तो कोई चीज ठीक नहीं होगी। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, यानी जब तक मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं होगा उस वक्त नथिंग विल चेंज, इसी तरह चलता रहेगा। और अब तो हम वी आर, जिसको कहते हैं ना कि पटड़ी पर वापस आ जाना, हम उस पटड़ी पर आ गए हैं जिस पटड़ी पे गुज़श्ता 75 सालों से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जाता रहा है, और वही वही खानदान है। अब तो वो बाकायदा डायनेस्टीज के तौर पर आ गई हैं। तो ये इस यहाँ कोई आपको करेक्शन होती नजर नहीं आ रही, अफसोस की बात है। ये और चीज है कि इस मुल्क में बड़ी खूबियां हैं कि इसकी शाह जियो साहब, अब जो लोकेशन जो, एसेंस डेवलप हुआ है, अब जो जितना अच्छा, ज्यादा मस पड़ गया है, जितना ज्यादा रोल एक एक पाकिस्तान के अंदर माहौल, एक सिस्टम खुलकर सामने आया है, इस सिस्टम में से आप क्या समझते हैं, खैर निकलेगी या और ज्यादा बिगड़ेगा या और नहीं ज्यादा? नहीं खैर तो नहीं, मैं खैर कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। मैं आपको बता दूं कि मुल्क, मैंने जब कह जो दिया कि मुल्क वापस रिवर्स गेयर में है इस वक्त पूरा, और इस वक्त आपके पास तो आईएमएफ के बगैर आप सब सांस नहीं ले सकते। यानी ये कोई बात है पैसा जनरेट करने का, या अपने वसाइल को, रिसोर्सेज को डेवलप करने का तो कहीं किसी को ख्याल ही नहीं है। ये तो सवाए कर्जों के और लोन्स और इमदाद के ये मुल्क कभी चला ही नहीं है। आईएमएफ अभी दिया है ना, तो अब सांस ले रहे हैं आप आहिस्ता। तो ये कोई तरीका, इस तरह कौमें नहीं जिंदा रहती। मैं आपको फिर आज मिसाल दे रहा हूं, अमेरिका के सदर जॉर्ज वाशिंगटन जो पहला सदर था, उन्होंने एक आजादी की जंग लड़ी थी, अंग्रेजों से आजादी ली थी। उसने ये कहा था वो कौमें जो अपने आप को बड़ी ताकतों के रहमो करम पर छोड़ देती हैं वो सॉवरेंटी की मुस्तहक नहीं रहती हैं, वो आजाद रहने की, खुद मुख्तारी की मुस्तहक नहीं होती हैं। और वो जब दूसरों से हर वक्त मदद लेती रहती हैं तो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन, मुकम्मल जो खुद मुख्तारी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, वो गंवा देती हैं। तो वही बात है, हमने कभी आज तक इमदाद और लोन के बगैर गुजारा नहीं किया। और ये जो मैं बताऊं लोन्स होते हैं ना, ये लोन्स कोई सरमाया नहीं होते, और ये बुनियादी तौर पर एक लायबिलिटी होते हैं। अब आईएमएफ ने जितना पैसा देंगे ये अब ये डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, ये पैसा बढ़ता जाएगा और कर्जा बढ़ता जाएगा। तो आप सिर्फ सांस ले दें, आप आजादी खो देंगे, काम वो करेंगे जो वो चाह देंगे। तो ये सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से है। सोच मुल्क में एक बंदा लाया था और वो इमरान खान था, ये मैं बता दूं। वो सोच थी जिसका मैं हमेशा से मुंतजर था। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनैलिटीज को कभी नहीं वो फॉलो करता। एक पर्सनैलिटी आई थी, जिस पर्सनैलिटी जो कि एक फिनोमिनन के तौर पर थी। मैंने इमरान खान को एक फिनोमिनन समझा, देखा, क्योंकि मैं कभी कभी उसको नहीं मिला, ये मैं बता दूं। तो वो फिनोमिनन ये था कि वो खुद मुख्तारी और खुददारी उसकी बात करता था। ये सिवाय अपने जाती मुफादात के, अपनी फैमिलीज को अमीर बनाने के और इनका कोई एजेंडा नहीं है। और आप देख लीजिए अब जिस तरीके से बांट हो रही है, वो इस इलाके को, इस खित्ते को इन्होंने गवर्न कैसे करना है। तो ये मुल्क जो है ना, ये हॉस्टेज बन गया है और कब्जा ग्रुप ने ये इसको शाह साहब, वो कर। आप बहुत ज्यादा मायूसी की बातचीत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आप तो मायूस। ठीक है जी। तो फिर मैं तो वो कहते हैं ना कि और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपने तजुर्बे की बिना पर आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, जब तक आपका सिस्टम नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि इस सिस्टम ने तबाह किया है। और इंडिया देख लीजिए, फिर वही बात, आप लोग समझते नहीं है, आप लोग भी जो प्रोग्राम करते हैं। जब मैं एक बात आपको बता दी कि इंडिया ने अपना आइन पहले 3 साल में बना लिया, उन्होंने अपनी सारी रिफॉर्म्स 3 सालों में कर ली, उन्होंने अपनी फौज का रोल मुक्त कर दिया। हमारे यहाँ तो फौज का रोल अब ये है कि फौज को कंपल्शन के तौर पर अपना रोल एक और डिफाइन करना पड़ा,
तो असूलन देखा जाए जितने फौज ने अपने लिए काम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी इन द सेंस के उन फौज ने एक अपना ऐसा तबका बना लिया है कि उस सारी बिजनेस जो कर रही है फौज, डीएचए बनते हैं, उनसे अपने जो पर्सनल हैं, फौज जितनी भी है 5-6 लाख, उन सब के लिए एजुकेशन का अरेंजमेंट किया हुआ है, हेल्थ का अरेंजमेंट किया, यानी और कोई इदारा नहीं है वो फैसिलिटीज देता जो फौज करती है। उन्होंने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए से अपने लोगों की खिदमत का काम करते हैं, वो मुल्क की सरहदों को भी देखते हैं, लेकिन उन्हें अपने जो एक है फौज की जो है पूरी नफरी, उनके लिए अच्छे काम किए हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। इसी वास्ते मैं ये कहता हूं कि फौज ने जो कॉलोनियां बनाई हैं डीएचए, ये दुनिया की रेजिडेंशियल कॉलोनीज में बेहतरीन कॉलोनियां हैं। मैंने यूरोप में देखा है, अमेरिका में देखा है। तो मैं ये कहता हूं कि फौज की जो अच्छी बातें हैं वो मुल्क का एसेट होना चाहिए। अब तक फौज वो सिर्फ अपने लिए करती है, तो आजकल तो बिल्कुल ये अस्पताल, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन यानी डीएचए, अभी देखिए बहुत अच्छा इकदाम किया है इन्होंने, लिम्स। अगरचे मैं इस बात पे अभी मुझे पता नहीं कि कैसे ये ऑपरेट करेंगे। लिम्स जो है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छी बात है अगर इससे एग्रीकल्चर में कोई रेवोल्यूशन लाने की बात है। और फौज ने ये ला के देना, इन सियासतदानों ने ही कुछ भी ला के देना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि फौज में जो लोग हैं ना, असल उनका पोटेंशियल वेस्ट किया जा रहा है। वो बहुत पढ़ के अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त है, इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन में बात कर सकते हैं। जिस तरह इसी तरह इमरान खान एक वाहद, वो उसको चूंकि सियासतदान नहीं, इस वजह से उसके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स थे जो आम सियासतदानों के पास नहीं होते। ये सियासतदान तो जादूगरी का वो जो होती है, बाजारी लोग बातें करते हैं, बस वो है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये मैं फौज को ही कहता हूं कि असल अच्छे काम अगर करने हैं तो फौज को जिम्मेदारी देनी होगी इन सारी मुल्क के मसाइल को लुक आफ्टर करने की। ये सियासतदानों ने कुछ नहीं हल करके देना, बस सीधी सी बात है। शमशाद साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मुख्तसर वक्त देने के लिए सर, थैंक यू सो मच।